नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं नेपाल के शाही परिवार के हत्याकांड के बारे में, जिसमें एक श्राप की वजह से नेपाल के राजा और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसने नेपाल के राजा को श्राप दिया था, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हत्याकांड के पीछे किसी श्राप का हाथ है या फिर इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है। तो दोस्तों, चलिए हम उस रात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिस रात को यह हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2001 के नेपाल से। उस समय का नेपाल आज के नेपाल से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उस समय नेपाल में राजशाही हुआ करता था। मतलब वहाँ का जो शासन था वो राजा के हाथ में था। उस समय नेपाल में संसद भी था, संविधान भी था, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर शक्तियां होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। मतलब पूरा कंट्रोल राजा के हाथ में था, लेकिन फिर भी सिर्फ नाम के लिए संविधान और संसद का शासन होता था। साल 2001 में जब यह हत्याकांड हुआ, उस समय नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह थे। इनकी जो वाइफ थी, मतलब वहाँ की जो रानी थी, उनका नाम था ऐश्वर्या। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 लड़की। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रिंस दीपेंद्र। इसके अलावा जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था निरंजन। इसके अलावा जो बेटी थी उसका नाम था श्रुति। जो श्रुति थी उसकी शादी हो चुकी थी। इसके अलावा वीरेंद्र जो थे, राजा वीरेंद्र, इनके 2 और भाई थे। पहले भाई का नाम था धीरेन्द्र और दूसरे भाई का नाम था ज्ञानेंद्र। जो ये दोनों नाम हैं आपको याद रखने हैं, धीरेन्द्र और ज्ञानेंद्र। इसके अलावा धीरेन्द्र की भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे। ज्ञानेंद्र जो मतलब जो इनके सबसे छोटे भाई थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे। तो दोस्तों, राजा वीरेंद्र की पूरी फैमिली राजमहल में रहा करती थी। ये राजमहल काठमांडू में स्थित था। इसके अलावा इस शाही परिवार की खास बात यह भी थी कि ये शाही परिवार महीने में 2 बार एक साथ मिलकर पार्टी किया करता था, और ये पार्टी ज्यादातर बुधवार के दिन हुआ करती थी। इसके अलावा इस पार्टी के कुछ रूल हुआ करते थे कि इस पार्टी में कोई भी बाहर का बंदा शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी भी हुआ करते थे वो भी इस पार्टी से दूर रहा करते थे। मतलब कि जिस हॉल में ये पार्टी हुआ करती थी उस हॉल के अंदर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं होता था। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक और भी रूल था कि कभी भी ये पार्टी कोई एक बंदा हमेशा ऑर्गेनाइज नहीं करता था। हर बार ये चेंज होता था। जैसे कि कभी राजा ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, तो कभी राजा के भाई ऑर्गेनाइज करते थे, तो कभी राजा के बेटे ऑर्गेनाइज करते थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों की और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 1 जून 2001 की रात को भी इस राजमहल में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। उस रात इस पार्टी में टोटल 22 लोग शामिल थे। मतलब उनके शाही परिवार के ज्यादातर सभी लोग इस पार्टी में शामिल थे। ये पार्टी अच्छे तरीके से की जा रही थी। तभी सुरक्षा कर्मियों को गोलियों की कुछ आवाजें सुनाई देती है। पहले तो सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि हो सकता है ये पटाखों की आवाज हो, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करते हैं कि ये पटाखों की आवाज नहीं थी, ये गोलियों की आवाज थी। और लगातार गोलियां चलती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सारे सुरक्षा कर्मी उस हॉल की तरफ भागते हैं जिस हॉल में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी। धीरे धीरे करके सारे जितने भी राजमहल में सुरक्षा कर्मी थे वो सारे के सारे लोग उस हॉल की तरफ दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वो गोलियों की आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और लगातार गोलियां चले जा रही थी, जैसे कि ऐसे लग रहा था कि वो हॉल कोई युद्ध का मैदान बन चुका हो। उसके बाद लास्ट में सुरक्षा कर्मियों को 2 और गोलियों की आवाज आती है, और फिर उसके बाद सन्नाटे का पूरा माहौल पूरे राजमहल में छा जाता है। मतलब उसके बाद एक भी गोली की आवाज नहीं आती। जैसे ही सुरक्षा कर्मी उस हॉल के अंदर जाते हैं तो उनको ऐसा नजारा दिखता है कि वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून होता है, सारे के सारे लोग नीचे पड़े होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। और वो लोग देखते हैं, सुरक्षा कर्मी देखते हैं कि टोटल 11 लोग बिल्कुल खून से लथपथ पड़े होते हैं। तभी सुरक्षा कर्मियों की नजर राजा वीरेंद्र पे पड़ती है और पता चलता है कि उनको भी 3 गोली लगी थी, और वो भी बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे, उनको भी बिल्कुल होश नहीं था। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे उनको 3 और लोग घायल अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं।
सबसे पहले रानी ऐश्वर्या जो खून से लथपथ वहां पे पड़ी हुई थी, उसके अलावा इनके छोटे बेटे प्रिंस निरंजन वो भी घायल अवस्था में पड़े होते हैं। वहीं साइड में एक पानी का फुवारा होता है, वहीं पे प्रिंस दीपेंद्र भी घायल अवस्था में पड़े होते हैं। इसके बाद सारे लोगों को एक साथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो दोस्तों टोटल 14 लोग थे। 11 लोग तो राजमहल के अंदर पाए गए थे और बाकी 3 लोग गार्डन एरिया में पाए गए थे। सारे के सारे लोगों को एक साथ आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबसे पहले उन डॉक्टरों का ये काम था कि वो राजा का इलाज करें या फिर सारा ध्यान राजा के ऊपर रखें, उनको किसी तरीके से बचाया जाए, फिर उसके बाद बाकी लोगों को ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले वो राजा वीरेंद्र के ऊपर ध्यान देते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि राजा वीरेंद्र उस समय सांसें ले रहे थे, मतलब जिंदा थे। काफी टाइम तक राजा वीरेंद्र को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा वीरेंद्र नहीं बच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सारे डॉक्टर बाकी लोगों पे ध्यान देते हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 8 लोग टोटल एक साथ मर जाते हैं। उनमें से सिर्फ 5 लोग किसी तरीके से बच पाते हैं। तो दोस्तों इन 5 लोगों में सबसे पहले नंबर पे थे प्रिंस दीपेंद्र। के बाद जो इनकी छोटी बहन थी श्रुति, मतलब राजा वीरेंद्र की सबसे छोटी बेटी श्रुति, उनके जो पति थे उनकी जान बच पाई किसी तरीके से। इसके अलावा राजा वीरेंद्र के जो भाई थे धीरेंद्र, उनकी वाइफ कोमल, उनको भी गोली लगी थी, वो भी बच गए। उसके अलावा राजा वीरेंद्र की एक चचेरी बहन थी केतकी, उनकी जान किसी तरीके से बचाई गई। इस तरीके से टोटल 5 लोगों की जान बचाई गई और बाकी सारे लोग मर गए। मतलब राजा वीरेंद्र मर गए, उनकी वाइफ ऐश्वर्या मर गई, राजा वीरेंद्र के छोटे बेटे निरंजन वो भी मर गए, राजा वीरेंद्र की छोटी बेटी श्रुति वो भी मर गई और राजा वीरेंद्र की 2-3 बहनें भी थी वो भी मर गए। मतलब सारे के सारे लोग मर जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राजा वीरेंद्र 3 भाई थे, उनमें सबसे छोटे भाई ज्ञानेंद्र थे। तो दोस्तों ज्ञानेंद्र भी इस हत्या में किसी तरीके से बच जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो ज्ञानेंद्र थे उस समय वो उस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे, वो कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से ज्ञानेंद्र को कुछ नहीं हुआ। और ज्ञानेंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था प्रिंस पारस, वो भी इस हत्याकांड से किसी तरीके से दूर रह गया था, इस पार्टी से दूर रह गया था, जिसकी वजह से ज्ञानेंद्र की पूरी फैमिली बच गई थी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया राजा वीरेंद्र का जो सबसे बड़ा बेटा था दीपेंद्र, उसकी अभी सांसें चल रही थी, लेकिन अभी भी उसकी हालत अभी क्रिटिकल थी, अभी उसको पूरे तरीके से सेफ नहीं किया जा चुका था। तो दोस्तों 1 जून की अगली रात मतलब 2 जून 2001 को जो ये घटना थी ये धीरे धीरे करके पूरे नेपाल में फैल गई और पूरे नेपाल के लोगों को ये बात पता चल गई कि राजा वीरेंद्र की पूरी फैमिली एक हत्याकांड में मारी गई है। उसके बाद पूरे नेपाल में एक शोक की लहर दौड़ गई। जो राजा वीरेंद्र थे वो पूरे नेपाल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे और लोग उनको पसंद किया करते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि प्रिंस दीपेंद्र की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसके बाद राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल का राजा बना दिया जाता है और नेपाल के जो लोग थे वो राजा ज्ञानेंद्र को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो उनके बेटे थे पारस, वो उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। जो पारस थे उनका कई सारे गैर कानूनी चीज़ों में नाम आ चुका था, जिसकी वजह से नेपाल के लोग इन दोनों को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र ने एक जांच कमेटी बनाई इस हत्याकांड की जांच के लिए। उस जांच कमेटी में टोटल 3 लोग थे। उस समय के जो नेपाल के चीफ जस्टिस थे वो शामिल थे, उसके अलावा नेपाल संसद के जो स्पीकर थे वो शामिल थे, उसके अलावा लंदन की जो जांच एजेंसी थी वो भी इस चीज़ में शामिल थी। उसके बाद क्या होता है, 1 हफ्ते या 10 दिन तक ये जांच होती है कि आखिर किस तरीके से या किन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो जो ये जांच कमेटी होती है वो काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। जितने भी लोग थे जो इस पार्टी में शामिल थे, जितने भी लोग इस पार्टी में शामिल थे, उसके अलावा जो लोग बच गए उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है। जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि आखिर किसने क्या देखा, कौन लोग शामिल थे, किसने गोलियां चलाई। तो जांच कमेटी 1 हफ्ते तक 10 दिन तक एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट में वो एक इंसान को दोषी ठहराती है, उसका नाम होता है प्रिंस दीपेंद्र। जी हाँ दोस्तों, राजा वीरेंद्र के सबसे बड़े बेटे
प्रिंस दीपेंद्र को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है और ये बताया जाता है कि प्रिंस दीपेंद्र ने ही सारे लोगों को अपने हाथों से मारा है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में एक कहानी सामने रखी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि महीने में 2 बार एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी। तो दोस्तों इस बार इस पार्टी का जो जिम्मा था, मतलब ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मा था, वो प्रिंस दीपेंद्र के ऊपर रखा गया था। प्रिंस दीपेंद्र ने इस पार्टी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने बाकायदा सारे लोगों के पास फोन करके ये पूछा कि वो लोग आएंगे कि नहीं, किस तरीके से आएंगे, कौन कौन साथ में आएगा, सारी चीजें उन्होंने पूछी लोगों से। लोगों के लिए खाने के अरेंजमेंट किए, उनके पसंद के खाने बनवाए गए, सारी चीज मतलब प्रिंस दीपेंद्र ने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद क्या होता है कि पार्टी में सारे लोग आ जाते हैं 1 जून 2001 की रात को, और पार्टी अच्छे तरीके से चल रही होती है। उसके बाद क्या होता है, प्रिंस दीपेंद्र भी उस पार्टी में आते हैं। तो प्रिंस दीपेंद्र की एक बुरी आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे। तो उस रात भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने वॉकी टॉकी से अपने नौकर को बोलते हैं कि उनको गांजा लाके दिया जाए। तो उस पार्टी में वो सबके सामने गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उसके बाद क्या होता है, राजा वीरेंद्र उनको अपने नौकरों से बोलते हैं कि इनको इनके रूम में भेज दिया जाए। उसके बाद प्रिंस दीपेंद्र अपने रूम में चले जाते हैं। काफ़ी देर तक वो अपने रूम में बैठे रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, वो एक फौजी का ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद वो अपने हाथ में 3 बंदूकें लेते हैं और दोबारा वो पार्टी में घुसते हैं। जैसे ही वो पार्टी में आते हैं तो सबसे पहले वो अपने पिता राजा वीरेंद्र के पास जाते हैं और उनको बंदूक दिखाते हैं और तुरंत ही वो उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। वो उनके ऊपर 3 गोलियां फायर करते हैं और उसके बाद उस पार्टी से निकल जाते हैं। सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, अपने पिता को ही मार दिया। उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद प्रिंस दीपेंद्र दोबारा उस पार्टी में आते हैं और वो अंधाधुंध सारे लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो भी उनके सामने आता है सब पे वो गोलियां चलाते हैं। उसके बाद वो फिर गार्डन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो मॉम थी, मतलब रानी ऐश्वर्या, वो उनकी तरफ जाती हैं और बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर वो पीछे की तरफ घूमते हैं और अपनी माँ पे भी गोली चला देते हैं। उसके बाद उनके छोटे भाई भी वहीं सामने उनको मिल जाते हैं, वो उनके ऊपर भी गोली चला देते हैं। ऐसे करके जो भी उनके सामने आता है सबको वो मारने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो खुद एक पूल के पास जाते हैं, एक फुआरे के पास जाते हैं, वहां खड़े होते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और खुद के ऊपर एक फायरिंग करते हैं और लास्ट की 2 बुलेट वो अपने माइंड, अपने दिमाग के ऊपर रख के चला देते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है कि सुरक्षाकर्मी आ जाते हैं और उन लोगों को एक एक करके उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो दोस्तों जो ये जांच कमेटी थी, उन लोगों ने इस रिपोर्ट को लोगों की गवाही के आधार पर बनाया था। मतलब इस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे और इस पार्टी में जो लोग बच गए थे, उन लोगों की गवाही के आधार पे। लेकिन नेपाल के लोगों को इस रिपोर्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि नेपाल के लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर क्यों और किस रीजन की वजह से प्रिंस दीपेंद्र अपने ही फैमिली वालों को इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कई सारी थ्योरी बनाई गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रिंस दीपेंद्र थे वो एक लड़की से प्यार करते थे। जब प्रिंस दीपेंद्र लंदन में पढ़ा करते थे तो उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था दिव्यानी राणा। तो जब प्रिंस दीपेंद्र अपने घर वापस आते हैं और अपने फादर और अपनी मॉम से इस बारे में बात करते हैं कि उनको एक लड़की से प्यार है और उस लड़की का ये नाम है और वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो जो राजा वीरेंद्र थे और जो उनकी वाइफ थी रानी ऐश्वर्या, वो दोनों साफ मना कर देते हैं कि दिव्यानी राणा से तुम बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। तो इसके बाद प्रिंस दीपेंद्र ने पूछा कि आखिर क्यों और किन रीजनों की वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो राजा वीरेंद्र थे उन्होंने उनको एक कहानी बताई कि जो दिव्यानी राणा है वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हैं जिनका सदियों पुराना इन दोनों खानदानों की दुश्मनी चल रही है। मतलब राजा वीरेंद्र के खानदान से जिनसे दीपेंद्र प्यार करते थे, दिव्यानी राणा, उनके खानदान से बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से राजा ने मना कर दिया था दीपेंद्र को इनसे शादी करने से, जिसकी वजह से शायद गुस्से में प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी फैमिली वालों को मार दिया। क्योंकि जब जांच हुई तो पता चला प्रिंस दीपेंद्र ने लास्ट बार इसी लड़की से बातचीत करी थी। तो उस आधार पर यह तुक्का लगाया गया।
उसके अलावा कुछ लोग ये भी थ्योरी रखते हैं कि जो प्रिंस दीपेंद्र थे वो राजा बीरेंद्र के जो राजशाही या फिर जो हम कह सकते हैं राजनीतिक फैसलों की वजह से खुश नहीं थे, क्योंकि जब प्रिंस दीपेंद्र लंदन में पढ़ते थे तो उस टाइम क्या हुआ था, नेपाल के लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें नेपाल के लोगों ने ये मांग करी थी कि यहाँ पे अब राजशाही को खत्म कर दिया जाए और संसद को या फिर संविधान को आगे बढ़ाया जाए, या हम कह सकते हैं लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके बाद क्या होता है, राजा बीरेंद्र ने एक फैसला लिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि संसद और संविधान को बनाया और संसद और संविधान को कुछ शक्तियां दी। उसके अलावा उन्होंने ज्यादातर शक्तियां तो अपने पास रखी, लेकिन कुछ शक्तियां संसद को दे दी, जिसके वजह से प्रिंस दीपेंद्र इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगले राजा वही बनेंगे और अगर सारी शक्तियां या फिर ज्यादातर शक्तियां उस संसद को दे देंगे या संविधान को दे देंगे तो उनकी गद्दी पे खतरा बन जाएगा, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि प्रिंस दीपेंद्र ने इस वजह से भी अपने फादर और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। उसके अलावा एक और थ्योरी बनती है जो कि सबसे खतरनाक थ्योरी थी कि जो ज्ञानेंद्र थे हो सकता है उन्होंने ही सारे लोगों को मरवाया हो, क्योंकि इस हत्याकांड में सिर्फ ज्ञानेंद्र और उनकी पूरी फैमिली ही बच जाती है, क्योंकि ज्ञानेंद्र उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। उसके अलावा उनकी वाइफ को भी एक गोली लगी थी, लेकिन वो साइड से होकर निकल गई थी, तो लोगों को लगा हो सकता है ज्ञानेंद्र राजा बनने के लिए उन्होंने पूरी फैमिली को मरवा दिया हो। लेकिन ज्ञानेंद्र के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था, जिसकी वजह से उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद क्या होता है, एक सबसे लास्ट और सबसे अनोखी थ्योरी ये भी बनी कि एक श्राप की वजह से इनके पूरे खानदान की हत्या हो गई। तो दोस्तों सालों पहले नेपाल में एक कथा प्रचलित थी कि नेपाल के जो सबसे पहले राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, वो एक बार जंगल में गए हुए थे। वहां पे उनको एक ऋषि मिलते हैं, तो ऋषि को भूख लगी थी, तो राजा के पास खाने को कुछ था नहीं, तो उनके पास एक दही का पैकेट था, या कह सकते हैं दही थी थोड़ी, तो वो थोड़ी सी दही उस ऋषि को दे देते हैं। तो जो ऋषि होता है उस दही को खाता है, उसके बाद उस जूठी दही को उस राजा को वापस दे देता है। तो जो राजा होता है मतलब पृथ्वी नारायण शाह, उस दही को वो अपने पैरों के पास फेंक देते हैं, मतलब बोलते हैं ये जूठी है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में उस राजा को मतलब पृथ्वी नारायण शाह को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान की एक साथ हत्या हो जाएगी, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 पुश्तों तक राज कर पाओगे, उसके बाद तुम्हारी राजशाही खत्म हो जाएगी और उसके अलावा तुम लोगों की एक हत्याकांड में मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों ये श्राप नेपाल में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये कहा जाता है कि शायद इस श्राप की वजह से ही नेपाल के राजा और उसके पूरे खानदान की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बाद में ये पता चलता है कि राजा बीरेंद्र पृथ्वी नारायण शाह के 10वें वंशज थे, तो हो सकता है इस श्राप की वजह से ही इनकी पूरी फैमिली की हत्या हो गई हो। तो दोस्तों जो जांच कमेटी थी उनके आधार पे तो ये बताया गया है कि जो प्रिंस दीपेंद्र थे वही इस हत्याकांड के पीछे थे, लेकिन इसके पीछे इनकी क्या मोटिव थी वो क्लियर कट आज तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों इसके बाद ज्ञानेंद्र राजा बने और 2008 तक ज्ञानेंद्र ने नेपाल पर राज किया। उसके बाद नेपाल के लोगों ने विद्रोह कर दिया और फिर उसके बाद 2008 के बाद से नेपाल में लोकतंत्र आ गया, मतलब लोग अपने हिसाब से प्रधानमंत्री या राजा चुनेंगे नेपाल में और उसी हिसाब से नेपाल पे राज किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नेपाल के राजशाही परिवार का अंत होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं इस श्राप की वजह से नेपाल में राजशाही का अंत हुआ। उसके अलावा नेपाल के राजशाही खानदान का भी अंत इस श्राप की वजह से हो गया। या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसके पीछे एक श्राप है या फिर इसके पीछे एक षड्यंत्र का हाथ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।